नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही हैरत अंगेज कहानी के बारे में। सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी, मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कैसे पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करने लगी। ये सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं है। ये कहानी है कॉरपोरेट पावर की, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं की और एक साम्राज्य के जन्म की। तो सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? एक कंपनी जो बनी तो थी सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए, वो एक पूरे देश की शासक कैसे बन गई? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। ये कहानी किसी राजा, महाराजा या देश से शुरू नहीं होती, बल्कि 218 व्यापारियों के एक ग्रुप से शुरू होती है। साल 1600 में न्यू ईयर की शाम को उन्हें एक रॉयल चार्टर, मतलब एक शाही फरमान मिला। एक बात याद रखनी होगी, ये लोग सिर्फ व्यापारी थे, कोई विजेता नहीं। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम EIC भी कहते हैं, आखिर थी क्या? देखिए, इसकी शुरुआत तो एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह हुई, लेकिन ये कोई मामूली बिजनेस नहीं था। इसे अपनी प्राइवेट आर्मी रखने, जंग छेड़ने और यहाँ तक कि जमीनों पर शासन करने तक की पावर दी गई थी। मतलब एक ही वक्त में ये एक कंपनी भी थी और एक छोटी मोटी सरकार भी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा उस दौर के माहौल को समझना जरूरी है। ये 16वीं और 17वीं सदी का जमाना था, खोज का दौर। यूरोप के देश एशिया के मसालों और कपड़ों के अमीर बाजारों तक पहुंचने के लिए एक दूसरे से होड़ लगा रहे थे। हर कोई चाहता था कि उसे सीधे समंदर के रास्ते एशिया तक का एक्सेस मिल जाए। और फिर 1498 में गेम ही बदल गया। वास्को डी गामा ने अफ्रीका का चक्कर काटकर भारत के लिए एक सीधा समुद्री रास्ता खोज निकाला। बस फिर क्या था, भारत की दौलत अचानक से यूरोप की पहुंच में आ गई और हर कोई इस केक का एक टुकड़ा चाहता था। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो वो कोई बड़ी तोप नहीं थी। उस वक्त भारत पर मराठा और मुगल जैसे बहुत बड़े और ताकतवर साम्राज्यों का राज था। कंपनी ने तो बस कुछ छोटी मोटी ट्रेडिंग पोस्ट्स यानी व्यापारिक चौकियों से एक बहुत ही मामूली सी शुरुआत की थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये व्यापारी शासक बन बैठे? एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जहां कंपनी का मकसद सिर्फ व्यापार से हटकर राजनीति और मिलिट्री के दम पर अपना दबदबा बनाने का हो गया। ये टाइमलाइन उस बड़े बदलाव को दिखाती है। देखिए, 100 साल से ज्यादा तो कंपनी ने सिर्फ व्यापार ही किया, लेकिन फिर आया साल 1757 और हुई प्लासी की लड़ाई। यही वो पल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही, बल्कि असल में एक शासक बन गई। प्लासी की लड़ाई सिर्फ एक जंग नहीं थी, असल में वो एक तख्ता पलट था। इस एक जीत ने कंपनी को भारत के सबसे अमीर सूबे बंगाल के खजाने पर कंट्रोल दे दिया और उसी पैसे का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने साम्राज्य को और फैलाया। प्लासी के बाद खेल पूरी तरह बदल गया। कंपनी का पहला मकसद बन गया भारत से पैसा निकालना, और ऐसा करने का सबसे सीधा तरीका था भारत के लैंड रेवेन्यू सिस्टम यानी लगान व्यवस्था पर कब्जा करना। अब बात मसालों की नहीं बल्कि टैक्स की थी। और जानते हैं उन्होंने ये किया कैसे? बड़ा चालाकी से। उन्होंने सदियों से चली आ रही मुगल व्यवस्था को ही बदल दिया। मुगलों के जमाने में जमीन सरकार की होती थी और अधिकार सबके बीच बटे होते थे, लेकिन कंपनी ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। इसमें टैक्स बहुत ज्यादा और हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया, और पहली बार जमीन एक ऐसी चीज बन गई जिसे खरीदा और बेचा जा सकता था। और इस नई बेरहम लगान व्यवस्था का नतीजा बहुत ही भयानक था। जब 1770 में बंगाल में एक जबरदस्त अकाल पड़ा, तो कंपनी ने टैक्स कम करने या कोई मदद देने के लिए कुछ खास नहीं किया। अंदाजा है कि इस अकाल में 70 लाख से 1 करोड़ लोग मारे गए। जमीन पर कंट्रोल करने के साथ साथ कंपनी ने अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल भारत के उस टेक्सटाइल उद्योग को खत्म करने के लिए किया जो पूरी दुनिया में मशहूर था। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये अपने कंपटीशन को ही जड़ से उखाड़ फेंकने की साजिश थी। ये आंकड़े एक चौंकाने वाली कहानी कहते हैं। देखिए, 1765 में बंगाल के खजाने पर कब्जा करने से पहले कंपनी को भारत का सामान खरीदने के लिए इंग्लैंड से सोना चांदी भेजना पड़ता था, लेकिन उसके बाद भारत भेजे जाने वाले सोने चांदी की मात्रा लगभग 0 हो गई। क्यों? क्योंकि अब वो भारत का सामान खरीदने के लिए भारतीयों से ही वसूला गया टैक्स इस्तेमाल कर रहे थे। तो बात सीधी सी है, जैसा कि इतिहासकार H.H. विल्सन ने 1845 में लिखा भी था कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति सीधे सीधे भारतीय उद्योगों की कुर्बानी पर बनी थी।
अगर भारत आजाद होता तो वो जवाब देता, लेकिन उसे अपनी रक्षा करने का मौका ही नहीं दिया गया। और नतीजा देखिए क्या हुआ। सिर्फ 30 सालों में बंगाल में आने वाले सामान में ब्रिटिश माल का हिस्सा 25% से बढ़कर 93% हो गया। बंगाल, जो एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, अब ब्रिटिश फैक्ट्रियों के लिए एक बंधुआ बाजार बनकर रह गया था। तो कुल मिलाकर भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश इंडस्ट्री की सेवा करने के लिए नए सिरे से डिजाइन किया गया। भारत का काम था कच्चा माल जैसे कपास और अफीम ब्रिटेन भेजना और फिर वहां से बना बनाया सामान खरीदना। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे ब्रिटेन को अमीर बनाने और भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन आखिरकार जुल्म का ये सिस्टम ज्यादा दिन नहीं टिक सका। कंपनी का राज 1857 के महान भारतीय विद्रोह के साथ खत्म हुआ, जिसे अक्सर भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब एक प्राइवेट कंपनी भारत पर राज नहीं कर सकती, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया और भारत का कंट्रोल सीधे अपने हाथों में ले लिया। कंपनी का राज तो खत्म हो गया, लेकिन भारत पर अंग्रेजों का सीधा शासन, जिसे ब्रिटिश राज कहते हैं, अब शुरू हो रहा था। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब कोई कॉर्पोरेशन जो सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स को जवाब देती है, करोड़ों लोगों पर राज करती है, तो क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई कॉर्पोरेशन एक साम्राज्य बनाती है, तो वो अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ जाती है, तरक्की की या फिर सिर्फ लूट की।